You are currently the only person in this conference. सेकेंड केस जो हम लोग देखने वाले हैं, सेकेंड टाइप, वो है किसी भी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप कर देना। ये केस ड्रॉप का मतलब बताया था इनिशियल वेलोसिटी 0। अब तुम देखोगे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने कहा है इन जनरल बॉडी को हम जहां से थ्रो करते हैं उसी को अपना रेफरेंस ओरिजिन मान लेते हैं। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये नॉर्मल कन्वेंशन है। लेकिन हमने एक बात बताई थी कि अगर बॉडी का यू टर्न पॉसिबल ना हो तो साइन कन्वेंशन चेंज कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये सिचुएशन है, इसमें कभी भी बॉडी यू टर्न नहीं मारेगा, उसके इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये हमेशा नीचे 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 जाएगा। इसलिए अगर चाहो तो साइन कन्वेंशन अपना चेंज करके डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड निगेटिव ऐसा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले का भी साइन कन्वेंशन है वो भी गड़बड़ नहीं है, वो भी सही है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। लेकिन अगर हम अपना कन्वेंशन चेंज भी करते हैं फॉर दिस केस, बिकॉज वी नो दैट द बॉडी इज नॉट गोइंग टू टेक यू टर्न, देन ऑल्सो इट विल गोइंग टू वर्क। और ये चीज हमेशा हम लोग को सोचनी है कि अगर मान लो यू टर्न की बात नहीं है तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी को पॉजिटिव ले लिया जाए, कोई कहानी में ज्यादा निगेटिव का बात नहीं रहेगा। अब इस पॉइंट से बॉडी को रिलीज किया गया है तो इसी को रेफरेंस ओरिजिन मानते हैं हम लोग। ये हमारा बॉडी है, दिस इज आवर बॉडी। तो ये हमारा रेफरेंस ओरिजिन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, अगर ये हाइट टोटल हमने h ली है, इफ दिस हाइट इज h, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का प्लस h हो जाएगा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन ये प्लस g। हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके ये सारी चीजें लिख रहे हैं। अगर मान लो तुम अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों निगेटिव हो जाएंगे, या भी दोनों पॉजिटिव है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया या ऊपर की तरफ, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, फाइनल आंसर वही आएगा। अब यहाँ पर दो बातें होती हैं, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, और जब ये हिट कर रहा होगा तब उसमें स्पीड इसकी कितनी होगी। ये दो चीजें हम लोग को बहुत हेल्प करने वाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो v तो निकालना बहुत सिंपल है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगा देंगे। u 0 है, a और s डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पता है, तो सीधे सीधे v लिखा जा सकता है अंडर रूट ओवर 2gh। सिमिलरली अगर टाइम की बात हो तो उसके लिए s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं, या v बराबर u प्लस at, वो भी कर सकते हैं। अपने को भी आ चुका है, जो मर्जी कर लो। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर 0 इंटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर, और s की जगह अपन रख लेंगे h।
ये हमारा एच है, तो यहां से टी हमारा आ जाएगा 2h/g √2। अब अगेन ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन में बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पर एक चीजों को नोट करने वाली है, ये जो सिचुएशन होता है इसे बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये दो चीज अगर जब भी अपने को मिल जाए तो फिर ऑड नंबर वाला जो बात है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर मैं एक एक सेकंड की बात करूं, वैसे तो इंटरवल कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन मोशन और ग्रेविटी में एक सेकंड का ज्यादा महत्व है। तो जैसे फर्स्ट 1 सेकंड का जो भी डिस्टेंस होगा, नेक्स्ट 1 सेकंड का डिस्टेंस 3x हो जाएगा, उसके बाद का 5x हो जाएगा, उसके बाद का 7x हो जाएगा, एंड सो ऑन 1:3:5:7। ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। और मैं 1 सेकंड का इंटरवल लूं तब भी, 2 सेकंड का इंटरवल लूं तब भी, और अगर 1 सेकंड का हम इंटरवल लेते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा g/2। वैसे ये चीज पहले भी कल भी निकाली थी, फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। तो ये सारे वैल्यूज बताए जा सकते हैं, 3g/2, 5g/2, और g का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो मैक्सिमम चीजें हम लोग को पता होती हैं इस सिचुएशन में। जैसे एक क्वेश्चन है, बॉडी, यही पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर इन सच ए वे that distance covered in last second of its journey is equal to distance covered in first 3 seconds. Find height of the tower. Okay. ये क्वेश्चन इससे ज्यादा टाइम लेने के लिए नहीं है, जितना हमने कुछ अभी किया हुआ है सामने
उसके बेसिस पर अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड। एक मिनट और बाकी बच्चों को भी देते हैं। चलिए कृष्ण, आप बताएं कैसे किया आपने। व्हाट इज द आंसर बाय द वे, पहले आंसर बताओ क्या आया। तो 625 मीटर। 625। लेट्स सी। 625 बच्चे का आंसर है। क्या यही आंसर सबका है? सर मेरा 125 है। 625 रॉन्ग आंसर है बच्चे। सर 125 मेरा इज भी 125 आ रहा है। 125 इज द करेक्ट आंसर। अब या तो आपने कुछ गड़बड़ करी है या फिर कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग लगाया है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने कहा मोशन और ग्रेविटी के क्वेश्चन को करने के कोई लिमिट नहीं है कि कितने तरीके हैं, बट कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट होगा जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे, यही सब पर हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए। जो बच्चों से नहीं बन रहा है डेफिनेटली उनको 3-4 तरीके में से कोई भी तरीका चलेगा, लेकिन जिन बच्चों से क्वेश्चन बन रहे हैं हमको 10 तरीके से नहीं करना है, शॉर्टेस्ट तरीके से करना है। हमने कहा ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, distance covered in last second of its journey. Last second is a duration of 1 second. ये लास्ट सेकेंड जो है वो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब फर्स्ट 3 सेकेंड इज लाइक दिस, यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट 3 सेकेंड्स ड्रॉप किया हुआ है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब यहां से लेके यहां तक ये है डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। और अगर देखा जाए तो ये कितना है, 5 3 8 1 9, 9x। और लास्ट सेकेंड का जर्नी भी 9x है। यहाँ पर हमने जो लिखा है x3 x 5 x 7x, इसके बाद वाला अगर ड्यूरेशन 1 सेकेंड का लेते तो डिस्टेंस 9x ही होता कंडीशन के हिसाब से, और वो 5th सेकेंड होता। यानी कि जैसे ही हमने इस सीक्वेंस को पहचाना और पहले 3 सेकेंड का हमने डिस्टेंस ऐड किया, हमको तुरंत पता चल जाएगा टोटल जर्नी का टाइम 5 सेकेंड्स है, दैट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। यानी कि 2h/g अंडर रूट ओवर ये 5 है, और इसके बाद h कैलकुलेट कर दो, ये आ जाएगा 125। कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, अगर ये तुमको दिख रहा है तो ये सबको ऐड कर दो, 9 7 16 5 21 3 24 1 25, ये टोटल 25x हो गया, और x का वैल्यू है g/2, तो 25x हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया और x का वैल्यू है g/2, तो 25 इंटू 10/2 ये हो जाएगा 125। विदाउट इवन कैलकुलेटिंग एनीथिंग, सिर्फ देख के ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला बड़ा बड़ा यूज करने का जरूरत नहीं। हुआ कैसे? गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर या लॉ ऑफ ऑड नंबर से। तो जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है उसमें ये वाला रूल बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा पूरा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मल्हार, क्या आपने यही तरीका अपनाया था? हाँ सर, पर मैंने बस फॉर्मूला किया था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन था उसमें। बराबर। अध्याय
सर उसमें जो मैंने मेथड सॉल्व की उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग ग्रेविटी में फॉर्मूले तो है ही, और अपने को फॉर्मूले यूज करने आने भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है ना जिसमें स्मार्टली वर्क करे, इस तरह के जो रिजल्ट्स है उसको इम्प्लीमेंट करे, खास करके ड्रॉप वाले केसेस में, तो काम बहुत आसानी से होगा। मैं और भी क्वेश्चंस लेता हूँ। एक सिचुएशन है, देखो, एक बॉडी जो है, a body is thrown upward with some velocity, which comes back earth after time t. Find the time taken by body to cover the last half distance of downward journey. ये भी पूछा जा सकता है, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ अपवर्ड जर्नी। सबसे पहले तो मेरे को कोई बच्चा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करे कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, और एकदम लेमन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कोई हाई फाई वर्ड नहीं। जब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद एकदम से बाहियात एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एकदम ऑटो ड्राइवर को भी समझ में आ जाए, वैसा कौन करेगा? ये जो टाइम पूछा गया है, ये कहाँ से कहाँ का टाइम पूछा गया है, ये एक्सप्लेन करना है। पढ़ो और फिर आंसर करो। दो अलग अलग टाइम है, दोनों को एक्सप्लेन करना है, कौन करेगा? आंसर नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूछ रहे। अरे राम, आंसर तो करना है अपने को अभी, सिर्फ एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ओके, एक बच्चे के आंसर करने से कैसे चलेगा? अच्छा नूपुर, आप बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है? नूपुर, आपका कुछ तो माइक का इशू है, कभी काम करता है कभी नहीं काम करता है। चलिए आधे आप बताएं, क्या गिवन है और क्या निकालना है? सर हमको बॉडी को ऊपर थ्रो किया है हमने कोई वेलोसिटी से, और हम्म, उसका हम पहले केस में सॉरी सेकंड केस में हमको पहले निकालना है कि जब वो एच मैक्स तक पहुंचेगा उसके आधे तक कितना टाइम लग रहा है, उसके आधे पहुंचने तक एच मैक्स बाय 2 ऊपर की जर्नी में। गुड। और ये मान सर लो जर्नी है, फर्स्ट
जस्ट एक सेकेंड, मैं अजय की बातों को थोड़ा डिक्टेट कर लूं ताकि लोगों को समझ में आए एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। ये पूरी जर्नी है और उसका कहना है कि कहीं इसका आधा, अगर ये पूरा हाइट एच कैपिटल ले ले तो इसका आधा हो गया h/2। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है यहां से यहां डायरेक्ट जाने का टाइम कितना है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर पहला पूछा गया है कि जब वो नीचे मतलब एच मैक्स पे रहेगा, फिर जब वो नीचे आएगा, उसका हम्म, जो लास्ट का जो हाफ डिस्टेंस है, मतलब जब वो आधा डिस्टेंस कैरी मतलब ट्रेवल कर चुका होगा, उसके बाद जो लास्ट का जो आधा डिस्टेंस है h max/2, वो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने में। वेरी गुड। तो हमको ये डिस्टेंस, ये भी h/2 है और इसको कवर करने में कितना टाइम लगा ये निकालना है। टू फाइंड आउट दिस टाइम। अगर तुम चाहो तो इसको t1 या फिर इसको t2, इसको t1 ऐसा भी सोच सकते हो। क्या पता दोनों सेम भी आ जाए, ये भी हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है ना एकदम ब्लाइंड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ना यू दिया है ना जी दिया है, कुछ भी नहीं दिया। एंड द फाइनल आंसर इज आल्सो नॉट गोइंग टू कंटेन यू जी। द फाइनल आंसर ओनली हैव टी एंड सम कांस्टेंट्स। जो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए पहला और दूसरा क्वेश्चन का, वो सिर्फ टी होना चाहिए उसमें और कुछ कांस्टेंट होने चाहिए। इसके अलावा कोई और डेटा नहीं होना चाहिए। जैसे तुमने यू मान लिया, जी मान लिया, तुम मानने के लिए मान सकते हो, बट दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो आंसर में यू और जी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखो। नाउ ट्राई। इस क्वेश्चन के लिए हम देते हैं 2 मिनट। ओके, एक बच्चे ने किया है, दो बच्चों ने कर लिया। गुड। ये बहुत पेशेंस से करने से ही बनेगा। एकदम से जल्दीबाजी करने से उलझ जाओगे। 2 मिनट का समय दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। ओके। हाँ कृष्णा बताओ कैसे किया आपने? पहले आंसर क्या है वो बताइए। कृष्णा।
कुछ तो माइक का इश्यू है आपका, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये आप मल्हार आंसर बताओ तो क्या है पहले का और दूसरे का, अभी तो काम कर रहा है। सर पहले का t/2 प्लस t/√2 ओके, पहले का आया और है t/2 प्लस t/√2, ऐसा। और दूसरे का t/2 माइनस t/√2। एक बार क्वेश्चन को, एक बार आंसर को चेक करो, ये दोनों आंसर अलग नहीं आने चाहिए, दोनों आंसर सेम ही आने चाहिए। सर पर कैसे होगा, वो टाइम ज्यादा लगेगा ना ऊपर से वापस उस साइड तक आने के लिए। देख रहे हो, हमने डायग्राम में जो डिस्टेंस दिखाया है और जो दिखाया है वही वही टाइम निकालना अपने को। मतलब ये डी में नाम दे दो बीच वाले पॉइंट का, तो पहला जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है वो डी टू सी, और दूसरा जो कैलकुलेशन है वो ए टू डी। याद रख लो, कहाँ से कहाँ का टाइम पूछा गया है बिल्कुल अच्छे से समझ लो। तुमने हो सकता है गलत क्वेश्चन को पकड़ा है। फर्स्ट हाफ सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ अपवर्ड जर्नी और लास्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, इसी का टाइम निकालना है, शुरू से लेके वहां तक का टाइम नहीं निकालना। एक बार फिर से ट्राई करिए। सर फिर सेकंड वाले जो मैंने आंसर दिया है उससे सबके लिए कर दीजिए प्लीज। कोई सेकंड वाला ही पहला वाला आंसर होगा या पहला वाला दूसरा वाला होगा, कौन सा? सेकंड वाला पहला वाला होगा। ओके, यानी कि आपके अनुसार फिर यहाँ माइनस करना पड़ेगा, है ना? हाँ ओके, मैं किसी और बच्चे से एक्सप्लेनेशन लूंगा, या चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कोई भी डेटा गिवन है ही नहीं, न यू है न जी है, और उसके बिना कैलकुलेशन ऑफ टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए तुम चाहो तो मान सकते हो कि बॉडी को थ्रो किया गया था यू से और एक्सेलरेशन था जी, लेकिन हमारा आंसर इसके टर्म्स में नहीं होगा, ये हमको पता है, लेकिन हम मानने में कोई बुराई नहीं है। जो गिवन है टी वो हमारा है 2u/g, इसलिए कभी भी जरूरत पड़ा u/g, इसको हम t/2 पुट कर देंगे। दूसरी बात, ये तो समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि डिस्टेंस हमको हाफ हाफ की बात बार बार कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट भी तो निकालना पड़ेगा, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। तो इस हिसाब से देखा जाए तो AD या फिर DC, ये जो डिस्टेंसेस हैं कैपिटल H/2 है, और इनको u²/4g लिखा जा सकता है। इतनी सारी बातें हमको तुरंत पता चल जाएंगी क्योंकि ये सब याद किया हुआ डेटा है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। अब बात आती है कि लास्ट सेकेंड, लास्ट हाफ डिस्टेंस, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर जाएंगे करने तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव हैं। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि B to C टोटल टाइम कितना लगा, कितने बच्चे हैं जो B to C का टाइम बता सकते हैं? तो B to C का टाइम तुम दो तरीके से बता सकते हो। एक, अगर कंप्लीट जर्नी का बात किया जाए, अगर कंप्लीट जर्नी का टाइम है कैपिटल T/2, सॉरी कैपिटल T, तो B to C टाइम हो सकता है T/2। अब अगर इस टाइम में, ध्यान से सुनो, इस टाइम में हम B to D टाइम को माइनस कर दें, टाइम फॉर B to D, अगर ये टाइम मिल जाए और इसको माइनस कर दे तो काम खत्म। यही तो है, और क्या।
बी से सी का टाइम पता है और सी टू डी हमको डी टू सी टाइम निकालना है, तो बी टू डी अगर टाइम मिल गया तो माइनस कर देंगे। और ये टाइम निकालना बड़ा बात नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए तो नीचे जाने का टाइम कितना होता है, ये हमने पढ़ा है। अब कहोगे सर ये नीचे तो नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि नीचे जाने का ही टाइम, वो किसी भी डिस्टेंस तक नीचे चला गया तो उसका टाइम हमारा आ सकता है 2h/g अंडर रूट ओवर। अब ये h क्या है, तो ये हमने निकाला है u²/4g। कैपिटल H/2 है, बस स्मॉल h की जगह u²/4g डालना है, बस और कुछ नहीं। तो TBD ये हो जाएगा 2 इंटू h हमारा क्या बोल रहे हैं, u²/4g डिवाइड बाई जी, 2h/g अंडर रूट ओवर। ये देखोगे 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा और u/g ये कॉमन होके बाहर चला जाएगा और ये बचेगा 1/√2। ये हो जाएगा 1/2, जिसको हम लोग u/g को हमने t के टर्म्स में t/2 लिखा है, तो ये हो जाएगा t/2√2। और ये माइनस करना है, दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड टाइम, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड, required time t for d to c is equals to t/2 minus t/2√2। अब अगर तुम t/2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर हम पहला पार्ट मतलब और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रादर इसका भी टाइम निकालेंगे ना, तो भी अपने को यही करना पड़ेगा। अपवर्ड जर्नी का भी टाइम t/2 ही होगा और उसमें b टू d का टाइम माइनस करना है। तो जितना आने का टाइम होता है उतना जाने का टाइम होता है। तुमने ये जो टाइम निकाला है b टू d, यही टाइम तो d टू b भी होगा। d से b तक के जाने का जो टाइम है वही b से d तक के आने का भी टाइम है। तो वो टाइम तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया। तो a से d तक का जो टाइम है वो एग्जैक्टली वही होगा जो d से c तक का टाइम होगा। यानी कि दोनों क्वेश्चन के आंसर यही होंगे। ये बस देखने की बातें हैं कि दोनों में हमने क्वेश्चन अलग अलग पूछा है बट आंसर दोनों का सेम है। ये कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चे, मेरे को तुम बताओगे ये क्या तुमने सोच के किया है? सर वो मैंने सेम ही किया था, पर मैंने बस वो √2h/g के इससे किया था। तो मतलब डाउनवर्ड जर्नी का टाइम h/2 है, तो h/2 इज इक्वल टू हाफ जी। हाँ हाफ GT²। हाँ, और उससे फिर t निकाला ओके, और फिर t मेरा आया था √h/g। h की जगह h/2 पुट कर दिए थे। हाँ, फिर √h/g आ गया। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, √h/g बराबर। फिर मैंने उसको टोटल टाइम से डिवाइड किया, मतलब मुझे टोटल टाइम की रिलेशन में वो टाइम मिल गया। ओके, तो वो मेरा t/√2 आया था। नहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, मैं पूरे अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने कहाँ कहाँ क्या किया है। एनीवे कुछ तो मिस्टेक हुआ है। हाँ बोलिए। सर मैंने थोड़े अलग मेथड से किया है, तो आप प्लीज बता सकते हैं ये सही है कि नहीं? बोलो। सर मैंने पहले अपवर्ड जर्नी के लिए u मतलब इनिशियल वेलोसिटी u ली, और s जो है वो u²/4g लिया, और a जो है -g लिया। फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल ली u के टर्म्स में। उसके बाद फिर टाइम निकाल लिया। मतलब उसमें कुछ √2 वगैरह g का टर्म्स आ रहा था, तो वो निकाल लिया। उसके बाद 2u/g को हमने t पकड़ा था, और u के जगह फिर gt/2 डाल दिया। उसके हिसाब से फिर आंसर आ गया था दोनों में।
सही है ना? आंसर आंसर आएंगे, मैंने कहा ना आंसर आएगा, लेकिन अपने को और क्या बेस्ट हो सकता है। जैसे ये जो हमने किया ना, इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूले के अलावा कोई एक भी इक्वेशन लिखना नहीं पड़ा। जब भी हम कोई इक्वेशन इज इक्वल टू यूटी हाफ टी स्क्वायर सॉल्व करने बैठेंगे, बिना लिखे सॉल्व नहीं होगा। और ये सारे हमने फॉर्मूले जो हमको पहले से पता है, हमने बस उसको यूज किया है। 2h/g अंडर रूट ओवर 2u/g, ये सारे फॉर्मूले बस हमने तरीके से यूज कर दिए। कहीं पर कोई अपने मन से कोई एक इक्वेशन नया बना दिया, एस इज इक्वल टू यूटी हाफ टी स्क्वायर लगा दिया, बी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ये सारी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला को सॉल्व नहीं करना पड़ता। फॉर्मूला माइंड में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो तो हमको इतना सारा कुछ लिखना पड़ा ताकि तुमको क्लियरली समझाया जा सके। तो हमको सर मेरा अपने पास, हाँ बोलो। सर मेरा ty√2 ही आ रहा हो, ओ b/2d। b/2d t/√2, यही गड़बड़ हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, तुमने जितना बोला है मैं उतना ही तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम बोल रहे हो कि s इज इक्वल टू यूटी हाफ टी स्क्वायर लगाए हो, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, और s को तुमने पुट किया है h/2 gt स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो h है ये है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो t स्क्वायर ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर, और t ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर, यानी u/g 1/√2। लेकिन u/g तुम्हारा t नहीं है, ये t/2 है। समझ आया? हाँ सर। यहाँ लास्ट में जाके तुमने गड़बड़ कर दी, यहां तक सही निकाले हो, लेकिन u/g को t/2 पुट करना था, तुमने वहां t डाल दिया गलती से। अब इसीलिए यहां पर भी दोनों में तुमने t/√2 का टर्म डाल दिया है। कुछ न कुछ मिस्टेक हम करते हैं, और वो मिस्टेक्स करनी भी चाहिए, तभी हमको समझ आता है कि हमने गलती करी है और हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो ये और भी तरीके हैं, मैंने क्या बता रहे थे कि इसको करने का और भी तरीका है, लेकिन जिस तरीके से हमने बताया ना, पहले तो तुम देखो 18-20 बच्चों की क्लास में सिर्फ 3 या 4 बच्चों ने हैंडल्स किया था, यानी बाकी बच्चे नहीं कर पाए, मैं तो यही मानूंगा। और ये क्वेश्चन में अगर तुम u और g के साथ बहुत सारी इक्वेशंस बनाने लगे, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इतना जाएगा कि फाइनल आंसर हमको t के टर्म्स में करना है ना, तो बहुत ज्यादा गंदगी होगी। इसलिए अपने को फॉर्मूलों के साथ खेलने आना चाहिए। मैं बार बार कल भी इसी बात पर फोकस कर रहा था, अपने को रिजल्ट को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर बी से डी तक के लिए भी फॉर्मूला यूज कर दिया। मल्हार ने इसी को इक्वेशन बना के सॉल्व किया। ये जो किया इसने, एक्चुअली इसने क्या किया, इसने वही किया जो डायरेक्टली t इक्वल टू 2h/g अंडर रूट ओवर करना चाहिए था। अब डायरेक्ट अगर ये करता तो उसको इतना नहीं लिखना पड़ता, लेकिन उसने ये नहीं रियलाइज किया शायद कि बी से सी के लिए अगर हम टाइम निकालते हैं तो बी से डी के लिए भी वो टाइम कैलकुलेशन में फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्यों नहीं यूज होगा? बी का पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जितने नीचे तक वो बॉडी जाएगा उतने ही का ही एच लेके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर वेलोसिटी तक निकाल सकते हैं अंडर रूट ओवर 2gh वाला फॉर्मूला लगा के। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो इसी डिस्टेंस को लेके हम अंडर रूट ओवर 2gh वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो पूरी जर्नी के लिए हम जो लगा सकते हैं वो पार्ट में ही पार्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कल हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में बताया था। ये बहुत जरूरी है समझ, और ये बहुत तरीके से वर्क करता है, और सिर्फ यहाँ नहीं, आगे रिलेटिव मोशन वगैरह में बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। इसको अपने को प्रैक्टिस के दौरान जबरदस्ती नहीं मन कर रहा तब भी फॉर्मूले से ही करना है, तब जाके तुमको चीजें आसान हो जाएंगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट क्वेश्चन, ये जो टैप वाटर वाले होते हैं, ये कोई टैप है, इससे रेगुलर इंटरवल पर पानी की बूंदें गिर रही हैं इस तरह से। वाटर ड्रॉप्स are falling at regular interval from a tap when the first drop is about to fall on the ground. Fifth drop about to fall. If 4 drops are, ये ऐसे लिख लो, हाँ, if 4 drops are falling, ठीक तो है, in 1 second, then find the position of second drop, fourth drop, थर्ड ड्रॉप भी दे सकते थे, when first drop hit the ground. जब पहला बूंद पानी का जमीन पर गिर रहा है उस समय सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा और फोर्थ ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा? सर हाँ बोलिए। सर उसमें 4 ड्रॉप 1 सेकंड में गिर रहे हैं कि एक ड्रॉप मतलब बीच में 1 सेकंड का ऐसा टाइम है? नहीं नहीं, ड्रॉप तो रेगुलर फॉल हो रहा है, लेकिन अगर 1 सेकेंड में कितने ड्रॉप गिर रहे हैं तो वो हमने दिया है 4 ड्रॉप्स। आर तो रेगुलरली उस टैब से ड्रॉप्स तो रेगुलर फॉल हो रहे हैं। अब इसको दूसरे तरीके से देने का बात हो सकता था कि जब
छठा ड्रॉप जमीन को हिट कर रहा है तब पहला ड्रॉप गिरने वाला है, ऐसा भी बोला जा सकता था। एक तरीका ये भी होता है क्वेश्चन पूछने का। तो फिर जमीन कितना नीचे है ऐसा भी पूछा जा सकता है। मैंने टाइम दे दिया और पोजीशन पूछ दिया। और ये जो पोजीशन बताने हैं, या तो तुम टैब से बता सकते हो कि कितना नीचे होगा, या जमीन से बता सकते हो कितना ऊपर होगा। इट्स ऑल योर चॉइस। पहले तो टैब से ही बताओ, जमीन से तो निकालने के लिए फिर जमीन का डेप्थ निकालना पड़ेगा, बहुत सारा काम और बढ़ जाएगा। ओके, फिर से वही दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, बाकी बच्चे कैसे? बहुत सारे बच्चों ने आज हैंड रेस नहीं किया। चैतन्य का मैं देख रहा हूँ अभी तक एक बार भी हैंड रेस नहीं हुआ। आफिया का भी हैंड रेस नहीं हुआ। क्रिश, आपने भी अभी तक हैंड रेस नहीं किया। सूर्यवाती, आपने भी नहीं। बहुत सारे बच्चों ने आज अभी तक, एक भी, श्रावणी ने एक भी आंसर नहीं किया। ऐसे कैसे चलेगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखा जाए। जैसे ही हमको दे दिया गया रेगुलर इंटरवल, और इस तरह के क्वेश्चन में रेगुलर इंटरवल ही होगा, वैसे ही हमारे दिमाग में ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होने वाली है। तो ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहला बात। दूसरा कह रहा है कि 4 ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन 1 सेकेंड। इसका मतलब इंटरवल कितने टाइम का है? 1/4। क्या ये बात समझ आ रही है? और पांचवा ड्रॉप, ये पांचवा ड्रॉप है, दिस इज द फिफ्थ वन जो जस्ट गिरने वाला है। ये फोर्थ वन होगा, ये थर्ड वन होगा, ये सेकेंड वन होगा, और ये फर्स्ट वन होगा। और यही हमारा जमीन है। दिस इज हाउ, दिस इज, ये इंटरवल को थोड़ा हटा दो, उधर लिख लेते हैं ताकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं करे। इंटरवल इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड्स। अब हमको पता है ये सारे इक्वल इंटरवल के पोजीशन है। तो ये हो जाएगा अगर x, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 7x। ऑड नंबर कॉन्सेप्ट। x क्या है? इसको वाला, ये जो फोर्थ ड्रॉप था, इसको सिर्फ 1/4 सेकेंड्स मिला है। ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? हाफ GT²। G/32। अब टोटल हाइट या ग्राउंड का डेप्थ पूछ दिया जाए तो 7×5 = 12, 3×15 = 16, 16 इंटू G/32 हो जाएगा 5 मीटर। तो जमीन का कितना डेप्थ है ये तो डायरेक्ट निकल चुका है। अब हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप कहाँ है? यहाँ, ये हमारा पोजीशन है सेकेंड ड्रॉप का। अगर टैब से डिस्टेंस निकाले तो x, 3x, 5x, 5 3 8 1 9, यानी कि हो गया 9x, और x हमने निकाल दिया G/32।
9g/32, जी का वैल्यू चाहो तो 10 पुट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। फोर्थ ड्रॉप यहाँ पर है, वो सिर्फ x डेप्थ पर गया है और x हमने निकाल दिया है g/32, तो आंसर हो जाएगा g/32। हमको फोर्थ और सेकंड के बीच का सेपरेशन पूछा जा सकता है, हमको पहले और तीसरे का सेपरेशन पूछा जा, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। और हम इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। दो बच्चे जिन्होंने किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे किया। हाँ, सबसे पहले आप मल्हार बताओ कैसे किया आपने। सर मैंने वो टाइम इंटरवल कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने वो टाइम इंटरवल को टी पकड़ा और फिर मैंने रेशियो निकाला, तो मतलब H2/H आएगा 9/16। ओके, और फिर मतलब बस H ही निकालना था और H आ गया 5, क्योंकि 4 ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन 1 सेकेंड बोला है, तो उससे बराबर बराबर। तो मतलब फिर मेरा 45/16 आ गया था, मतलब मैंने वो टाइम इंटरवल कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है, आधे आपने। सर मैंने वाटर ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी 0 ली और इसमें लिखा है 4 ड्रॉप्स जो है वो 1 सेकंड में गिर रहा है। तो मैंने x+3x+5x+7x इसको डिस्टेंस पकड़ लिया और टाइम 1 लिख लिया और AG डाल दिया, तो उससे भी निकल रहा है मेरा बराबर। आंसर आया था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आंसर किसी और तरीके से नहीं आएगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मेरा क्या बात है कि जो बेस्ट पॉसिबल वेज है, जो और भी तरीके हैं देखने के कि ऐसे भी इसको किया जा सकता था, ऑड नंबर को और भी इफेक्टिवली यूज किया जा सकता था, ये सब समझने का जरूरत है। और देखो यहाँ का इंटरवल 1/4 सेकेंड्स का है, इंटरेस्टिंग। तब भी ये रूल अप्लीकेबल है। मतलब बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर 1 सेकंड से ज्यादा होगा तभी, 2 2 सेकंड 1 1 सेकंड की बात होगी तब भी। 1/4 सेकेंड्स का इंटरवल है तब भी एप्लीकेबल है। यही तो इसका खासियत है, यही तो इसका जादू है। इसलिए मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम से बोल रहा हूँ, जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा भी अगर लगे इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कहीं ना कहीं इसको घुसड़ना ही है, तब जाके तुम इस पे फ्रीक्वेंट हो जाओगे। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट जो टाइप था कि बॉडी को किसी हाइट से थ्रो कर दिया जाए। अगर मान लो बॉडी को हमने यहां से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया या नीचे की तरफ थ्रो कर दिया और हाइट h है, ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो ये ऐसे ऊपर जाके फिर आएगा, नीचे की तरफ करोगे तो ये नीचे 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 आएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी तुमको बताया है, यहां से वापस इसी लेवल तक के आने के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाली सारी बातें, लाइक ये अगर इसको h बोले तो ये हमारा u²/2g, यहां से यहां तक के आने का टाइम पूछा जाए तो 2u/g, ये सब वैलिड रहेंगे अगर हम सिर्फ इसी लेवल तक बात करते हैं तो। लेकिन यहां तक तो बात है नहीं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए तो पूरा टाइम अपने को चाहिए होगा, और इतना तो तय है कि ऊपर फेंकेंगे तो टाइम 2u/g से ज्यादा होगा। बहुत बार क्या होता है, समय नहीं होता है बच्चों के पास, तुमको बस इतना समझ में आना चाहिए कि टाइम 2u/g से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्या पता एक ही ऑप्शन मिले, चारों ऑप्शन में तीनों ऑप्शन छोटे पड़ जाए, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व किए बिना भी क्वेश्चन बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपने को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब चारों तरफ से सोचना है। हमको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क नहीं करना है, हमको ये भी सोचना है कि ऑप्शन में ही एक आंसर है। संभव हम इलिमिनेट भी कर देते हैं 3 ऑप्शन, तब भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि हर क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया,
सॉल्यूशन तक लाए, लिखे, तब मार्क किए। ये सब्जेक्टिव पेपर में सोचा जा सकता है ऐसा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा सोचोगे टाइम का बहुत किल्लत होगा। इसलिए अपने को ऑप्शन लिमिट करने का भी आइडिया जनरेट होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। नाउ इसको करने के लिए जो बहुत तरीके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालने का भी बहुत तरीका है। जैसे यहाँ से ऊपर जाने का टाइम निकाल दो, फिर वहां से टोटल नीचे आने का टाइम निकाल दो, तो दोनों को ऐड कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम है वो टाइम को मैंने मान लिया T1, और टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे तक के आने का जो टाइम है उसको मान लिया T2। दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा U/G, ऊपर जाने का टाइम, प्लस नीचे आने का टाइम कितना होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला U²/2G, प्लस कैपिटल H, ये हो गया टोटल हाइट। और हमको 2H/G √1 ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इतना तो समझ में आता है। और जब यहाँ से 0 वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है तो नीचे तक का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा U²/2G प्लस H, और इसी को यूज कर देते हैं। अब इसको चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा U/G, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, देखो तो ये हो जाएगा U² + 2H, और G से डिवाइड भी करना है। तो अगर चाहें हम तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे G और 2G तो ऐसे लिख सकते हो U² + 2GH/G², और अब फाइनल आंसर आ जाएगा U + √1 U² + 2GH/G। ये हो गया टोटल टाइम का फॉर्मूला। इसको निकालने के जो हमने तरीका बताया है, इससे भी ज्यादा आसान तरीके बन सकते हैं, इक्वेशंस बन सकते हैं। लाइक इक्वेशंस अगर किसी को निकालना है, वो देखेगा बॉडी को कहाँ से थ्रो किया गया है, तो क्रेडेंशियल्स क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h। अब क्योंकि यू टर्न की बात है तो मैं नीचे की तरफ को पॉजिटिव नहीं ले सकता, मैं नहीं चाहता लेना, कन्वेंशन जो है वही लेना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन हो जाएगा -g, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो +u। अब यहाँ पर ut ½ लगाना पड़ेगा, -h इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल T प्लस हाफ इंटू -g इंटू T²। अब ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक डेटा के साथ नहीं है। डेटा के साथ होता तो फिर भी थोड़ा सा काम बनता। ये हो सकता है GT²/2 -ut -h एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक को बिना हम फॉर्मूला लगाए -b प्लस -b² -4ac + 2a नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि डेटा नहीं है। तो फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो t जो आएगा वो -b, दैट इज माइनस इंटू -e प्लस माइनस √1 b² -4ac b² यानी कि u² -4ac में प्लस हो जाएगा 2GH/2a, तो ये हो जाएगा g। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो दो वैल्यूज आए हैं, प्लस और माइनस। ये तो माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन ये जो माइनस आ रहा है ना, ये माइनस नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये जो रूट वाला टर्म है ये बड़ा है। इफ यू सी दिस टर्म इज ह्यूज, तो u माइनस लेंगे तो टाइम निगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए अपने को। इसलिए सिर्फ हम प्लस वाली बात लेंगे, u² + 2GH डिवाइड बाई g। आई बात समझ में? कोई बता सकता है कि माइनस वाला जो टाइम आया था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है?
ये सही बात है कि माइनस को हम नहीं ले सकते, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। कोई बताएगा क्या होता है? सर शायद ऐसा हो सकता है कि टाइम अगर हमने माइनस लिया तो टाइम नेगेटिव आ जाए। एंड टाइम निगेटिव आना, ये तो समझ में आ रही, तो दिख, ये तो ऑप्शन दिख ही रहा है कि टाइम निगेटिव हो रहा है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ओके, देखो, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इग्नोर कर देना। ये सब इंजीनियरिंग के बच्चों को ज्यादा जरूरी है, मेडिकल के बच्चों को ये सब जरूरी नहीं है, इतना नहीं पूछते मेडिकल में। लेकिन चूंकि बात आ गई है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने इसी को अपना T0 लिया था। इसका मतलब अगर टाइम निगेटिव होता, अगर टाइम निगेटिव हो सकता, तो ये बॉडी जो वेलोसिटी हमने यहाँ पर दी है तो कुछ नीचे से ही थ्रो किया गया होता, और नीचे से कितना पहले थ्रो किया गया होता, यही वो टाइम आया था। इसका मतलब नीचे से लेके टॉप ऑफ द बिल्डिंग जाने का जो टाइम है, वो ये टाइम आया है। निगेटिव है ये, निगेटिव, रिमेंबर दिस इज निगेटिव। मतलब अगर टाइम में हम पीछे जाते हैं तो ये बॉल जो यू वेलोसिटी से यहाँ पर जा रहा है, वो यहाँ पर यू जाने से पहले ग्राउंड से थ्रो किया गया होगा। अगर हम टाइम को रिबाउंड करें तो वो वहां ना होके कहीं नीचे से स्टार्ट किया होगा अपना जर्नी, और वहां पर उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, आई डोंट नो, हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको यहां से यहां जाने का टाइम ये अपना आ गया है। लेकिन अगर ये यहां से यहां तक का जाने का टाइम अगर आया है, ध्यान से सुनो, तो फिर यहां से भी आने तक का जाने का टाइम वही होगा। मेरा बोलने का क्या मतलब है, मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं। ये बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया था, तो अपवर्ड जाके और नीचे जाने का टाइम हमने निकाला है, और ये दो तरीके से निकाला है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि हमने इसको ऊपर की जगह नीचे थ्रो कर दिया, नीचे, तो कितना टाइम होगा? डायरेक्ट नीचे आने का जो टाइम है ना, ये वही टाइम है, उसका निगेटिव है। अगर बॉडी को हम नीचे की तरफ फेंक दें, जो टाइम आएगा वो आएगा अंडर रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस यू अपॉन जी। यूं कहें तो ये जो टाइम आया है इसका मॉड। कैसे हो रहा है सर, कैसे हो रहा है? ये जितनी भी बातें हैं, तुमको अगर नहीं समझ आ रहा तो ये जो क्रेडेंशियल्स हमने यहाँ लिखे हैं, इक्वेशंस, ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ यू को माइनस यू करना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, आंसर निकाल लो। माइनस यू क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, वेलोसिटी यू ही रखी, ऑब्वियस सी बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस होगा। और जो पहले हमने बात बताई कि यहां से जाने का टाइम और यहां से आने का टाइम, ये पहले भी बात हो चुकी है। दूसरी बात, अगर हमको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, जैसे ऊपर से नीचे तक के ये टाइम हमने निकाला, ये दो दो तरीके से निकाला, बच्चे इस पर कन्विंस्ड है। इस टाइम में से सेम लेवल तक के आने का टाइम माइनस कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से यहां तक के आने का टाइम तो 2u/g, ये तो सबको पता है ना। और यहां से यहां आने तक का टाइम कैपिटल टी अभी जो निकाला, तो अगर यहां से यहां तक के जाने का टाइम निकालना हो तो टी को कैपिटल टी माइनस 2u/g करने में कितना टाइम लगेगा? सब कर लेंगे ये बात, करो। तो u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2GH और g माइनस 2u/g। अगर इतना भी करोगे तब भी आंसर साफ साफ दिख रहा है। ऊपर थ्रो किया तब क्या टाइम होगा, नीचे थ्रो किया तब क्या टाइम होगा,
ये अपने को क्लियरली समझ में आना चाहिए। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और ये फॉर्मूला एज इट इज याद कर लोगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बच जाओगे। अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए बिना लिखे तो होगा नहीं, और ये फॉर्मूला बिना लिखे माइंड में भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर डेटा थोड़े से स्मूथ हो। इसलिए बॉडी को जब हमने किसी हाइट से थ्रो किया तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपने को याद हो जाना चाहिए। बाकी मैक्सिमम हाइट तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ही काम आ गया, और जमीन से पूछा जाए तो h प्लस स्मॉल h कर देंगे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। ओके, लास्ट जो पॉइंट है जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में समझा है, जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो करते हैं ये उसी स्पीड से वापस आता है। अगर हमने यू से थ्रो किया ऊपर तो ये नीचे जब आएगा सेम लेवल पर तो इसकी स्पीड यू ही होगी। इसलिए यू से ऊपर थ्रो करना और यू से नीचे थ्रो करना, इन दोनों में ये 2u/g का डिफरेंस आना है। जस्टिफाई कर रही हूं। इस पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को रट्टा मार याद कर लेते हैं, और मैं भी तुमसे कहूंगा कि अगर समझ नहीं आए तो याद कर लेना, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चाहिए। एक बॉडी को हमने किसी वेलोसिटी, वो गिवन नहीं है, उससे थ्रो किया और इसको नीचे आने का टाइम लग रहा है t1। किस वेलोसिटी से थ्रो किया दैट इज नॉट गिवन, मैं मान लेता हूं ताकि तुमको समझ में आए, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ऊपर थ्रो किया तो टाइम लगा t1, और उसी वेलोसिटी से और रादर उसी स्पीड से नीचे थ्रो कर दिया तो नीचे आने का टाइम लग गया t2। तो क्वेश्चन है कि अगर सेम हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए और उसको नीचे जाने का टाइम अगर t हो तो प्रूव दैट t इज इक्वल टू t1 प्लस t1 इंटू t2 अंडर रूट ओवर। प्रूव दिस। सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से ऊपर थ्रो किया तो टाइम लगा t1, उसी स्पीड से नीचे थ्रो किया तो टाइम लगा t2। अब अगर उसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया जाता और अगर किया जाए कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ t1 t2 ओनली, द आंसर शुड नॉट कंटेन u g एंड ऑल। मानने के लिए मान सकते हो लेकिन वो फाइनली आंसर में नहीं आना चाहिए। चलो ट्राई करिए। एनीवन?
ओके, चलिए किया जाए, या फिर मैं कुछ हिंट कर देता हूं, उसके बाद ट्राई करो। एक तो है सीधा सीधा फॉर्मूला T1 और T2 का हमारे पास है, वो यूज कर सकते हैं। जैसे अगर तुम देखो, जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो T1 का फॉर्मूला है U प्लस यू स्क्वायर प्लस 2GH ऑन G। और T2 अगर लिखना हो तो ये हमारा U स्क्वायर प्लस 2GH माइनस U ऑन G। ऐसा फॉर्मूला हमने दिया है। ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर तुम चाहो तो सेम मतलब यूनिफॉर्म करने के लिए तो ऐसा भी लिख सकते हो। ये गिवन है और हमको ये रिजल्ट निकालना है। टाइम टू नीचे, टाइम टू कम डाउन इफ इट इज ड्रॉप, तो क्या होगा, निकालना है। अभी भी नहीं हुआ? चलिए कर लिया जाए इस क्वेश्चन को। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करना है और करेंगे, और हाइट अगर है h, जो हमको टाइम निकालना है दैट टाइम इज 2h/g अंडर टू। यही टाइम अपने को निकालना है अगर हाइट h दिया रहता तो। वैसे ये गिवन नहीं है। तुम क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों इक्वेशंस को। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा T1 T2, और राइट हैंड साइड में अगर तुम देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2GH स्क्वायर माइनस U स्क्वायर G स्क्वायर। फिर नीचे नीचे तो G मल्टीप्लाई होगा तो G स्क्वायर हो गया, और ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी। और क्लियरली देखोगे U तो कैंसिल आउट हो रहा है, U स्क्वायर प्लस 2GH माइनस U स्क्वायर बाई G स्क्वायर। अब G से एक G भी कैंसिल आउट होगा, और कितनी आसानी से T1 T2 is equals to 2U or rather 2H on G, ये आ गया। All you have to do is to take root. This is your required time, हो गया प्रूफ। हाँ बोलो। सर अगर आपने जो इक्वेशंस बताई है वो अगर नहीं लगाया, मतलब ऐसे कन्वेंशनल मेथड लगाया तो थोड़ा लंबा जा रहा है, नहीं आया बट हाँ आ गया सर, आ गया। आएगा, थोड़ा बहुत टाइम, टाइम लगेगा। हाँ 2 पेज लग गए। तो उतना करने के लिए न समय है न पेज है, ये भी तो बात है। एग्जाम में उतना पेज कौन देगा तुमको? हमने जानबूझ के इंटेंशनली ये T1 और T2 का वैल्यू लिखा, जानबूझ के इसको इंटरचेंज किया ताकि किसी का दिमाग चले। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, और ये दोनों टर्म यहाँ दिख रहे हैं,
तो क्यों ना मल्टीप्लाई किया जाए। लेकिन एक बच्चे ने भी इस तरह से नहीं सोचा, और नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, ये तो हमने ऑलरेडी यही तो बताया। अभी इस केस में हमने कोई और चीज डिस्कस ही नहीं की सिवाय टाइम के, क्योंकि और कोई चीज डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। अब हम टाइम कैलकुलेट करने के बाद भी फिर से क्वाड्रेटिक पर जा रहे हैं, फिर से यही क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। जब हमको आंसर रिजल्ट निकाल निकाल के बता दिए गए कि यही रिजल्ट है, उसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं, तो फिर तो यूज करेंगे ना जहां समय आएगा। फिर हम वापस यू और जी ये सब लेके अगर कर रहे हैं काम, तो हम अपना सर दर्द बढ़ा रहे हैं। टाइम खोटा होगा, गलती की गुंजाइश बढ़ेगी, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हमने ये T1 और T2 गांठ बांध दिया कि यही होता है, अपने को इसको याद रखना है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, कहीं कोई टाइम नहीं, और ये प्रूफ करने के लिए तो तुमको कभी आएगा ही नहीं। ये तो तुम्हारा आएगा कि तुम ये रिजल्ट याद रखो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊपर जाने में, ऊपर फेंका तो लगा 6 सेकंड, नीचे फेंका तो लगा 4 सेकंड्स, तो ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ा ना पूछेगा प्रूफ कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर T1 T2, ये थोड़ा ना पूछेगा। पूछेगा कि एक टावर से किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिए तो लगा 8 सेकेंड्स, उसको नीचे फेंक दिए तो लगा 4 सेकेंड्स, तो ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम। अब तुमको ये पता होना चाहिए, ये रिजल्ट तुमको याद होना चाहिए, तब डायरेक्टली तुम टी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 8 × 4 32 4√2, ये हो जाएगा टाइम नीचे आने का। एक लाइन में करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये याद कैसे होगा, जब हम इसमें फंसेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब याद होगा, ऐसा थोड़ी याद होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के 3 केसेस होते हैं मोस्टली, और ये तीनों केसेस हमने डिस्कस कर दी। अब एक दो बातें जो है, जो आज मैं बस हिंट करके छोड़ देता हूँ, कल उसको डिस्कस करेंगे, और अदर नेक्स्ट क्लास में। कल ही तो क्लास है अपना। ये जो हॉट एयर बलून वाले क्वेश्चन होते हैं, हॉट एयर बलून, ऐसा कोई हॉट एयर बलून है और ये ऊपर जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, सम वेलोसिटी, और इसमें से कोई भी चीज को ड्रॉप कर दिया गया, और ये जमीन से किसी हाइट पर है। ये हाइट भी निकाली जा सकती है। तो इसका मोशन कैसा होगा, इसको नीचे आने का कितना टाइम लगेगा, उस समय बलून कहाँ होगा, ये सिर्फ जितनी बातें हैं हॉट एयर बलून। ये अपने को करना है, और एक आध एक्सेप्शनल क्वेश्चन अगर कुछ होंगे ग्रेविटी के अंदर के तो अपन कर लेंगे। और फिर कल ही अपन रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। ग्राफ अभी हमने होल्ड किया हुआ है, जब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा तब हम ग्राफ पर आएंगे। ग्राफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ग्राफ तभी बच्चों को समझ आएगा, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इक्वेशन एंड ग्राफ ऐसे करके आपको वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। डेट्स का एक इश्यू होगा कि डेट्स कौन से हैं, तो उसके लिए यूट्यूब पर जब जाओगे वहां पर डेट ऑफ पब्लिश मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को फिर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, वो फाइल निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किस दिन का है। तो इक्वेशन एंड ग्राफ ऐसे करके 3 डिस्कशंस है, और वो डिस्कशन सबको, आई मीन जो लोग लेट ज्वाइन किए वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, जो लोग पहले दिन से ज्वाइन है वो लोग को भी जरूरत है, क्योंकि मैं जब डिस्कस करने लगूंगा तो हवा नहीं लगेगा फिर ग्राफ। और मैं वो सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करने वाला जो पहले से डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि अगर वही वही बार बार होता रहे तब तो फिर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। हमने वो उतना टाइम इसलिए दे दिया, अब हमको उस बेसिक बातों पर बात नहीं करनी पड़े, उसको देखना है विद इन 2 to 3 days। कल ग्राफ नहीं हो रहा, उसके बाद सीधे अब थर्सडे फ्राइडे में क्लास चली जाएगी, तो उसके पास अच्छा खासा गैप है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको ग्राफ में कोई दिक्कत ना है, तो ग्राफ का प्रैक्टिस रिवीजन, रिवीजन कम से कम, प्रैक्टिस तो हम कराएंगे, रिवीजन आपको जरूरत है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है,
कनकेव अपवर्ड का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो अपने को समझ में आनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, एस्मॉस, तो ये एप्लीकेशन भी आप, वैसे बहुत ज़्यादा तुम लोग के लिए तो ज़रूरी नहीं है, ये मैथ्स के बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर तुम लोग इसको यूज करते हो तो तुमको ग्राफ में जो एकदम से फोबिया होता है ग्राफ का, कि कुछ नहीं समझ आ रहा सर ग्राफ में, वो थोड़ा कम हो। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट मैंने यही यूज करते हैं तो इसको हमने रिकमेंड किया। दैट इज फ्री टोटली। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।